इस कहानी की शुरुआत में हमें 1996 के एक ऑर्फनेज को दिखाया जाता है जहां पर अपेंडेंट बच्चों को रखा जाता है। तभी हमें वहां क्लेड्स और फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो अपने अपने रूम में बैठे हुए होते हैं। उनके रूम मेंटल हॉस्पिटल की तरह होते हैं। वो एक दूसरे से प्यार करते थे। फ्रांसिस काफी ज्यादा डरी हुई होती है तो क्लेड्स उससे पूछता है कि तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा। तो फ्रांसिस कहती है कि मेरी न्यूट्रिशन काफी तेजी से बढ़ रही है और मेरी शक्तियाँ काफी ज्यादा है क्योंकि फ्रांसिस एक म्यूटेंट होती है जिसके पास सोनिक पावर होती है। वो क्लेड से रोते हुए कहती है कि वो मुझे यहाँ से ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ मेरे जैसे इंसान होंगे। तो क्लेड्स उसे हिम्मत देता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम मेरी इकलौती होप हो। लेकिन तभी कुछ ऑफिसर फ्रांसिस को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं जिससे क्लेड्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो खिड़की को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। वो ऑफिसर फ्रांसिस को कार में बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं। फ्रांसिस को उन ऑफिसर पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी वोकल की सोनिक पावर से उन सब पर अटैक कर देती है क्योंकि फ्रांसिस की वोकल पावर इतनी खतरनाक होती है जिससे वो किसी भी चीज को तोड़ सकती थी। फ्रांसिस की पावर की वजह से ऑफिसर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं जिससे गलती से एक ऑफिसर उसकी आंख में गोली मार देता है। वहीं जब फ्रांसिस की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी एक आंख डैमेज हो चुकी है और वो रेवेनक्रॉफ्ट हॉस्पिटल में होती है। वहीं फिर हमें पेशेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम रेवेनक्रॉफ्ट हॉस्पिटल को देखते हैं। रेवेनक्रॉफ्ट हॉस्पिटल वो जगह होती है जिसे हमने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में देखा था जहाँ स्पाइडरमैन के दुश्मन इलेक्ट्रोमैन को रखा गया था। फिर हमें यहाँ पर एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो फ्रांसिस पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। फिर वो एक वार्ड बॉय के थ्रू फ्रांसिस को खाना और न्यूज़पेपर भिजवाती है। फ्रांसिस जब उस न्यूज़पेपर को पढ़ती है तो उसमें क्लेड्स के बारे में न्यूज छपी हुई होती है कि क्लेड्स को मौत की सजा दे देनी चाहिए लेकिन अभी तक पुलिस को उसकी कत्ल की हुई डेड बॉडीज नहीं मिली है जिसकी वजह से उसकी डेथ सेंटेंस रुकी हुई होती है। और यहाँ पर सबसे ट्विस्ट वाली बात तो ये होती है कि आर्टिकल 80 ब्रोक नहीं छापा हुआ था। डॉक्टर फ्रांसिस से कहती है कि क्लेड्स जैसे लोगों को तो जान से मार देना चाहिए क्योंकि वो जानती थी कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर हमें पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर पैट्रिक नाम का आदमी एडी से बात कर रहा होता है। पैट्रिक एक डिटेक्टिव ऑफिसर होता है जो क्लेड्स के केस पर काम कर रहा होता है। वो एडी से कहता है कि क्लेड्स तुमसे बात करना चाहता है तो एडी पैट्रिक को कहता है कि मुझे क्लेड्स से कोई भी लेना देना नहीं है, जिस पर पैट्रिक कहता है कि वो सिर्फ तुमसे ही बात करना चाहता है। तो रिप्लाई में एडी कहता है कि आखिर मुझ में ऐसी क्या खास बात है जो वो मुझसे ही बात करना चाहता है। तो पैट्रिक उसे कहता है कि वो जरूर तुम्हें डेड बॉडी से रिलेटेड कुछ बताना चाहता हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेनम एडी की बॉडी से बाहर निकलकर पैट्रिक को खाने वाला होता है मगर तभी एडी उसे रोककर बाथरूम के अंदर ले जाता है। वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी पास में ही मौजूद एक लेडी और पैट्रिक उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। वेनम एडी को कहता है कि हमें सिटी के अंदर जाकर सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और यहाँ पर हम बैठकर सिर्फ बातें कर रहे हैं। फिर वेनम एडी की बेइज्जती करने लगता है तो एडी उसे कहता है कि मैं तुम्हारा होस्ट हूँ इसीलिए तुम्हें मेरी थोड़ी तो इज्जत करनी चाहिए। जिसके बाद में वेनम भी क्लेड से मिलने के लिए मान जाता है। वो दोनों क्लेड्स के पास पहुँचते हैं। एडी क्लेड से बातें करने लगता है। एडी उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और सिर्फ तुम मुझसे ही क्यों बात करना चाहते हो। तो क्लेड्स उसे कहता है कि तुम्हें मेरे फैंस के लिए एक न्यूज को प्रिंट करना होगा और उसके बदले में मैं तुम्हें अपने सारे राज बताऊंगा और साथ ही मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि मैंने जितने भी कत्ल किए हैं उनकी डेड बॉडीज को मैंने कहाँ दफनाया है। तो एडी उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे ही क्यों ये सब बताना चाहते हो। तो क्लेड्स उसे कहता है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। जिसके बाद एडी वहाँ से निकलने लगता है। तभी वेनम वहाँ एडी का ध्यान दीवार पर बनी हुई कुछ पेंटिंग्स पर कर देता है जिसके अंदर एक कैथेड्रल भी होता है और साथ ही वहाँ कब्र के साथ साथ कुछ मैसेजेस भी लिखे हुए होते हैं। ये देखकर एडी वहाँ से निकल जाता है। जाते जाते क्लेड्स एडी से कहता है कि मुझे भूल मत जाना। बाहर आते ही पैट्रिक एडी से पूछता है कि तुम्हें क्लेड्स ने क्या बताया। तो एडी उसे कहता है कि अभी तक तो उसने कुछ नहीं बताया मगर मेरी रिसर्च अभी तक भी उस पर जारी है। जिसके बाद एडी जल्दी से अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। घर आकर वेनम अपनी पावर की मदद से उन सभी पेंटिंग और मैसेज को वापस एक कागज पर डिकोड कर देता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि बीच के पास वाली जगह पर क्लेड्स ने उन सभी डेड बॉडीज को छुपा कर रखा है। फिर अगले दिन पुलिस की सारी टीम वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ की सारी डेड बॉडीज को बाहर निकाल लेती है। एडी के इस काम को देखकर सारे रिपोर्टर हैरान होते हैं क्योंकि वो बहुत कोशिश करने के बाद भी क्लेड्स की इन छुपाई हुई डेड बॉडीज को नहीं ढूंढ पाए थे जिससे अब एडी पूरी सिटी में फेमस हो जाता है। पैट्रिक भी इस न्यूज को अखबार में पढ़ता है और उसे एडी पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके पूछने पर एडी ने उसे कुछ नहीं बताया था और अब सबूत मिल जाने की वजह से क्लेड्स को मौत की सजा सुना दी जाती है जिससे क्लेड्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ दीवार पर मारने लग जाता है। वहीं फ्रांसिस को भी इस न्यूज के बारे में पता चल जाता है और ये खबर सुनने के बाद
बाद वो काफी ज्यादा टूट जाती है। वहीं फिर हमें एडी को दिखाया जाता है जिसे वेनम कहता है कि अब मैं मुर्गियां खा खाकर थक चुका हूँ और अब मैं इंसानों को खाना चाहता हूँ। तो एडी उसे कहता है कि हम ऑलरेडी क्लेड्स के केस में उलझे हुए हैं, इसीलिए हमें अभी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, और अगर अभी किसी भी इंसान की मौत हुई या फिर कोई भी इंसान गायब हो गया तो पुलिस का सारा शक हम पर ही आएगा, इसीलिए हम इस वक्त कोई भी मुसीबत मोल नहीं ले सकते। और इन्हीं बातों की वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वेनम एडी को बहुत बुरा भला कहता है तो एडी उसे कहता है कि प्लीज मेरी थोड़ी तो रेस्पेक्ट किया करो, मैं तुम्हारा होस्ट हूँ। फिर वो दोनों एक पोल्ट्री फार्म में जाते हैं जहाँ वेनम बहुत सारी मुर्गियों को सीधा ही खा जाता है। फिर वेनम यहाँ से पेट पूजा कर लेने के बाद वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में वो देखता है कि एक गुंडा एक औरत का पर्स छीनने की कोशिश कर रहा है। वेनम वहाँ जाने लगता है तो एडी वेनम को इस मसले में ना पड़ने को बोलता है, मगर वेनम उसकी बात नहीं सुनता और वो उस गुंडे को पकड़कर खाने की कोशिश करता है, लेकिन एडी उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इसे मत खाओ। तो वेनम भी उसकी बात मान लेता है और उस गुंडे को छोड़ देता है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, तभी रास्ते में एडी को एन का कॉल आता है। एडी एन से बात करता है, एन उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। एडी भी उसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर एडी रेस्टोरेंट पहुँचता है जहाँ इन दोनों की मुलाकात होती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, साथ ही वेनम भी एडी से मन में ही बात कर रहा होता है, जिससे एन को कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि एडी के अंदर वेनम जिंदा है, क्योंकि एन को ऐसा लगता था कि वेनम के फर्स्ट वाले पार्ट में वेनम मारा गया है। इसीलिए वो उससे पूछती है कि क्या वेनम इस वक्त भी तुम्हारे साथ है, जिस पर एडी कहता है कि वेनम तो मर चुका है। यहाँ पर एन एडी को बताती है कि उसकी और डेन की एंगेजमेंट हो चुकी है। ये देखकर एडी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो पहले एक दूसरे से प्यार किया करते थे। तभी एन एडी से कहती है कि हाय वेनम, कैसे हो? मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी एडी के अंदर हो, इसीलिए प्लीज अब तुम एडी का ख्याल रखना। जिसे सुनने के बाद एडी शॉक्ड हो जाता है। फिर वो अपनी बाइक लेकर घर की तरफ निकलता है, जहाँ रास्ते में वेनम उसे कहता है कि तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होना चाहिए, हम बहुत ही बड़े बड़े कामों के लिए बने हैं। तो एडी उसे कहता है कि तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ, इसीलिए तुम मेरी बातों या फिर फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हो। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन वेनम खुद ही अपना खाना पका रहा होता है और फिर वेनम एडी को एक तगड़ा नाश्ता करने को कहता है, क्योंकि जब तक एडी नहीं खाएगा तब तक वेनम को भी कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही वेनम एडी को उसके आए हुए लेटर भी लाकर देता है। वो लेटर क्लेड्स ने भेजे होते हैं। उस लेटर में क्लेड्स उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे मौत की सजा मिली है। साथ ही वो अपनी पुरानी काली करतूतों के बारे में भी उसमें लिखकर बताता है कि अगर वो पैदा ना होता तो उसकी ग्रैंड मदर को कौन मारता, साथ ही उसकी माँ को बाथटब के अंदर हेयर ड्रायर डालकर कौन मारता। इसका मतलब ये है कि क्लेड्स ने खुद अपने परिवार वालों तक को नहीं छोड़ा। आगे क्लेड्स ये भी बताता है कि ये सब कुछ होने के बाद उसके डैड ने उसे एक ऑर्फनेज में भेज दिया, जहाँ के बच्चे उसे मारते थे। लेकिन फिर उसकी मुलाकात फ्रांसिस से हुई, जो कि एक म्यूटेंट थी, और उसने क्लेड्स को सारे बच्चों से बचाया था, जिस वजह से वो काफी अच्छे दोस्त बन गए और अब वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। आगे क्लेड्स लेटर में बताता है कि आखिरी बार वो एडी से मिलना चाहता है, जिस पर अब एडी भी उससे मिलने के लिए एग्री हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एडी क्लेड्स से मिलने के लिए जेल में जाता है, जहाँ पर क्लेड्स उसे बताता है कि वो हमेशा से ही एक परिवार के लिए तरसता रहा, जिसके रिप्लाई में एडी उसे कहता है कि तुमने तो खुद ही अपने परिवार को मार दिया, फिर तुम परिवार के लिए क्यों तरस रहे हो। फिर क्लेड्स उसे कहता है कि अगर मुझे मौत की सजा हुई तो मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही होगे, और साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम इंसानियत के नाम पर एक कलंक हो, क्योंकि वो यहाँ एडी को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे वेनम को भी उस पर धीरे धीरे गुस्सा आने लग जाता है और फिर वो एडी के अंदर से निकलकर क्लेड्स को मारने लगता है। मगर तभी क्लेड्स उसके हाथ को पकड़कर वहीं पर बाइट कर देता है, लेकिन तभी गार्ड आकर एडी को से छुड़वा लेते हैं। फिर एडी वहाँ से जाने लगता है तो क्लेड्स उसे कहता है कि मैंने पहले भी खून को चखा है, इसीलिए मैं जानता हूँ कि ब्लड का टेस्ट कैसा होता है, लेकिन तुम्हारा ब्लड बिल्कुल अजीब है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लेड्स ने जब एडी को काटा था तो वेनम का छोटा सा टुकड़ा क्लेड्स के मुंह में ही रह जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एडी अपने घर पहुंच जाता है, जहां वेनम एडी से माफी मांगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एडी उसे कहता है कि तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने क्लेड्स को मार दिया होता तो उसकी मौत का इल्जाम सीधा मेरे ऊपर आता, जिसकी वजह से काफी बड़ा इशू क्रिएट हो सकता था। इसी बात को लेकर इन दोनों में बहस होने लग जाती है। एडी वेनम को कहता है कि मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, तो वेनम उसे कहता है कि तुम पहले एक लूजर हुआ करते थे और फिर मैंने ही तुम्हें हीरो बनाया, तुम्हें एक नई जिम्मेदारी दी, और जब से क्लेड्स का एक केस तुम्हारे हाथ में आया तो तुम तो मानो फेमस हो गए हो। और इन सभी बातों की वजह से उन दोनों में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है, जिससे एडी को बहुत गुस्सा आता है और वो वेनम को यहाँ से चले जाने को कहता है, जिसकी वजह से वेनम को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रूम में तोड़फोड़ कर
कर देता है और फिर वो गुस्से में एडी का शरीर छोड़कर निकल जाता है। जहाँ से जाते वक्त वो एडी की बाइक को भी तोड़ देता है। वहीं हमें क्लेड्स को दिखाया जाता है जिसे आज मौत की सजा सुनाई गई होती है और अब वो उसे इंजेक्शन देकर जान से मारने लग जाते हैं, मगर तभी इंजेक्शन और बॉडी में हुए रिएक्शन की वजह से वो छोटा सा सिम्बियोट्स का टुकड़ा क्लेड्स की बॉडी से कनेक्ट कर जाता है और धीरे धीरे एक और नया सिम्बियोट्स का जन्म होता है जिसका नाम कार्नेज होता है। और कार्नेज धीरे धीरे पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है जिसे देखकर सभी लोग डरकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। कार्नेज बाहर निकलकर सभी लोगों को मार देता है। कार्नेज बहुत बड़ा और पावरफुल होता है। वो सभी ऑफिसर को मारकर खा जाता है और जेल के सारे कैदियों को आजाद करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहीं हमें एडी को दिखाया जाता है जो अपने घर को वापस से ठीक कर रहा होता है। फिर वो रात को न्यूज देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि क्लेड्स जेल से भाग गया है। ये देखकर एडी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसके डोर को कोई जोर से नॉक करता है और जब एडी दरवाजा खोलता है तो पेट्रिक होता है। पेट्रिक अंदर आता है और वो इस पूरे कांड का जिम्मेदार एडी को ठहराता है। तो एडी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि क्लेड्स वहाँ से कैसे भाग गया और तुम मुझे इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो पेट्रिक उसे कहता है कि क्लेड्स ने सिर्फ तुमसे मुलाकात की थी और हो सकता है कि तुम भी उसी के साथ मिले हो और तुमने ही उसे वहाँ से भगाने में मदद की हो। वहीं हमें दिखाया जाता है कि वेनम धीरे धीरे करके बॉडीज को चेंज कर रहा होता है क्योंकि उसे अपने हिसाब की कोई भी बॉडी नहीं मिल पा रही होती। फिर वो एक लड़की के अंदर चला जाता है जहाँ से वो एक पार्टी में जाता है जहाँ वो अपने वेनम के शेप में आ जाता है क्योंकि वहाँ पार्टी में बहुत से लोग कॉस्ट्यूम पहनकर आए होते हैं। इसीलिए सभी लोगों को लगता है कि वेनम ने भी कॉस्ट्यूम पहन रखा है और वो काफी ज्यादा बड़ा और स्मार्ट लग रहा था। इसीलिए सब लोग उसकी तारीफ करते हैं और उसके साथ सेल्फी क्लिक करवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें क्लेड्स को दिखाया जाता है जो एक कार चुराकर भाग रहा होता है। क्लेड्स कार्नेज से बातें कर रहा होता है जिस तरीके से एडी वेनम से बात किया करता था। कार्नेज क्लेड्स को कहता है कि अभी मेरे अलावा इस दुनिया में सिर्फ एक ही सिम्बियोट है और वो है वेनम, और अगर हम दोनों मिलकर उसे खत्म कर दे तो फिर पूरी दुनिया पर सिर्फ हमारा ही राज होगा। तो क्लेड्स उसे कहता है कि मुझे सबसे पहले अपनी फ्रांसिस को छुड़वाना होगा और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच डील हो जाती है। लेकिन क्लेड्स को यह पता नहीं होता कि फ्रांसिस कहाँ है। वहीं फिर हमें वेनम को दिखाया जाता है जो उस पार्टी में काफी ज्यादा मजे कर रहा होता है। वो वहाँ कंपटीशन में पार्ट लेकर कंपटीशन भी जीत रहा होता है, लेकिन साथ ही वो कहीं ना कहीं एडी को भी मिस कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर एडी उस ऑर्फनेज में पहुंच जाता है जहाँ पर कभी क्लेड्स रहा करता था, जहाँ उसे दीवार पर CK+AB लिखा मिलता है। एडी पेट्रिक को कॉल करता है और उसे पूछता है कि एबी का मतलब क्या होता है। तो उसे बताता है कि एबी का मतलब फ्रांसिस बेरिसन है, लेकिन वो उसे कहता है कि वो तो मर चुकी है क्योंकि जब हम उसे लेकर जा रहे थे तो मैंने उसकी आंख पर गोली मार दी थी। वहीं दूसरी तरफ हमें क्लेड्स को दिखाया जाता है जो एक शॉप में जाकर उसके ओनर को मार देता है। फिर वो वहाँ रखे कंप्यूटर को हैक करके उस सीक्रेट लोकेशन रेवेनक्राफ्ट के बारे में पता कर लेता है। फिर वो वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। क्लेड्स वहाँ पहुंचकर कार्नेज की मदद से सबसे पहले डॉक्टर को मार देता है और फिर वो फ्रांसिस से मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। फिर कार्नेज फ्रांसिस को आजाद कर देता है और फिर ये तीनों वहाँ से कार से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन पुलिस को भी इसके बारे में पता चल जाता है और पुलिस उनका पीछा करने लगती है। लेकिन कार्नेज एक एक करके सारी गाड़ियों को उठाकर फेंकने लग जाता है और सभी पुलिस वालों को जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ वेनम मिसेस चेन की शॉप में पहुंचता है और उनके शरीर के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एडी को दिखाया जाता है जिसे पुलिस कस्टडी में ले लेती है क्योंकि एडी के घर के पास उसे काफी सारी डेड बॉडीज मिली होती है जो वेनम की वजह से मारे गए थे। पेट्रिक एडी को सब कुछ सच बताने के लिए कहता है, मगर एडी उसे कहता है कि जब तक मैं एक फोन कॉल नहीं कर लेता तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। जिसके बाद एडी एन को कॉल लगाता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। एन डेन के साथ एडी से मिलने के लिए निकल जाती है। एन वहाँ पहुंचकर एडी से मिलती है तो एडी उसे बताता है कि शहर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब क्लेड्स कर रहा है क्योंकि रेड कलर का मॉन्स्टर सब पर हमला कर रहा है जो एक नया सिम्बियोट है। साथ ही एडी एन को ये भी बताता है कि वो और वेनम अब साथ नहीं है, इसीलिए वो एन से रिक्वेस्ट करता है कि वो जाकर वेनम को ढूंढ ले क्योंकि वेनम ही कार्नेज को हरा सकता है। फिर एन वेनम को ढूंढने चली जाती है। वो सबसे पहले मिसेस चेन के पास जाती है क्योंकि उसे पता था कि मिसेस चेन वेनम को जानती है, इसीलिए वो उनसे मिलकर पूछती है कि क्या आपको वेनम के बारे में कुछ पता है। मगर यहाँ पर ट्विस्ट तो ये होता है कि वेनम तो खुद ही मिसेस चेन की बॉडी के अंदर छुपा होता है। वेनम एन को कहता है कि वो इस वक्त एडी से काफी ज्यादा नाराज है, इसीलिए उसकी कोई मदद नहीं करना चाहता। तो एन वेनम से रिक्वेस्ट करती है कि एडी को तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए तुम्हें उसके पास जाकर उसकी मदद करनी होगी। ये सब सुनने के बाद फाइनली वेनम एडी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं हमें क्लेड्स और फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो पूरे शहर के अंदर तबाही मचाते हुए घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ कार्नेज क्लेड्स की बॉडी
बॉडी से निकलकर उन्हें कहता है कि अब हमें अपने प्लान के मुताबिक वेनम को खत्म करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एन एडी से मिलने के लिए जाती है और वेनम भी उसी के अंदर होता है। फिर वो तीनों वहाँ से दीवार तोड़कर भाग जाते हैं, जहाँ पर वेनम एडी को सॉरी बोलने को कहता है। फिर एडी भी वेनम से माफी मांग लेता है। फिर वो एन को डेन के साथ घर भेज देता है। वहीं फिर हमें पेट्री को दिखाया जाता है जो सड़कों पर एडी को ढूंढ रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे क्लेड्स दिखाई देता है और उस पर फायर करने लगता है। लेकिन तभी कार्नेज बाहर आ जाता है और वो पेट्री को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो एडी को ढूंढते हुए उसके घर पर जाती है, जहाँ पर उसे एन की एंगेजमेंट रिंग मिलती है जो एन ने एडी को वापस लौटा दी थी। वो उस रिंग को वहाँ से उठा लेती है। तभी उसे वहाँ एन का फोटो दिखाई देता है जिसमें एन के नए घर की पिक्चर भी होती है। इसलिए फ्रांसिस एन को पकड़ने के लिए उसके घर पर पहुँचती है, जहाँ पर एन और डेन वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ फ्रांसिस एन के पास जाकर उसे बेहोश कर देती है और फिर वो डेन के पास जाकर उसे कहती है कि अगर तुम एन को बचाना चाहते हो तो इस लोकेशन पर पहुँच जाना। फिर फ्रांसिस वहाँ से चली जाती है। डेन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो एडी को कॉल करके बताता है कि फ्रांसिस एन को ले गई है और फिर वो उसे उस जगह की लोकेशन भी बताता है जहाँ पर फ्रांसिस उसे लेकर गई थी। वहीं फिर हमें एक कैथेड्रल को दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रांसिस और क्लेड्स दोनों ही शादी करने वाले थे। वहाँ पर उन्होंने पेट्रिक और एन को बंदी बनाया होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि एडी भी वहाँ पहुँच जाएगा। फिर क्लेड्स और फ्रांसिस शादी कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर अब वेनम और एडी भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ वेनम जैसे ही कार्नेज को देखता है तो वेनम डरकर वापस से एडी की बॉडी में छिप जाता है। एडी वेनम से पूछता है कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो, तो वेनम उसे कहता है कि वो कार्नेज है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और चालाक होते हैं। तो एडी उसे कहता है कि तुम सिर्फ बाहर आ जाओ, उसके बदले में तुम जिसे चाहो उसे खा सकते हो और मैं तुम्हें कभी भी किसी इंसान को खाने से मना नहीं करूंगा। ये सुनकर वेनम में जोश आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर के साथ कार्नेज पर अटैक कर देता है। उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वेनम भी पूरे जोश के साथ कार्नेज को धो रहा होता है, लेकिन तभी कार्नेज उसे पकड़ लेता है और उसे इंसल्ट करने लगता है। वहीं फ्रांसिस की सोनिक पावर की वजह से कार्नेज को दिक्कत हो रही होती है, इसीलिए उसे अपना मुंह बंद करने को कहता है। फिर फ्रांसिस पेट्रिक को मारने के लिए उसके पीछे जाती है क्योंकि पेट्रिक ने ही उसकी आंख पर गोली चलाई थी, इसलिए फ्रांसिस उससे अपना बदला लेने के लिए उसकी एक आंख फोड़ देती है। वहीं वेनम कार्नेज पर हमला करके उसे अपने आप से दूर फेंक देता है और मौके का फायदा उठाते हुए डेन वहाँ कार्नेज के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे एन ने बताया होता है कि सिम्बियोट को एक्सट्रीम हीट और साउंड से प्रॉब्लम होती है। लेकिन तभी उस कैन में पेट्रोल खत्म हो जाता है और कार्नेज डेन पर हमला करके उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ वेनम आकर उसे बचा लेता है। साथ ही वहाँ कैथेड्रल में एक बहुत ही बड़ा घंटा भी होता है जो क्लॉक के साथ बज रहा होता है, जिसकी वजह से दोनों ही सिम्बियोट अपने होस्ट की बॉडी से अलग होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही साउंड शांत होता है तो दोनों वापस से लड़ने लग जाते हैं और वेनम कार्नेज को पकड़कर कैथेड्रल की दीवारों पर मारने लग जाता है। लेकिन तभी कार्नेज अपने आप को संभाल लेता है और वेनम पर अटैक कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। फिर कार्नेज एन को लेकर कैथेड्रल के टॉप पर जाने लगता है, जिससे कैथेड्रल का मलबा वेनम के ऊपर गिर जाता है। वेनम उस मलबे के अंदर दब जाता है। वेनम एडी को कहता है कि इस बार की ये जंग हम नहीं जीत सकते क्योंकि कार्नेज मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है। वहीं दूसरी तरफ कार्नेज फ्रांसिस को भी पकड़कर मारने लगता है क्योंकि उसके साउंड की वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही थी। क्लेड्स फ्रांसिस को बचाने के लिए कार्नेज से अलग होने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उससे अलग नहीं हो पाता। वेनम भी ये सब देख रहा होता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो दोनों आपस में पूरी तरीके से नहीं जुड़े हुए हैं। एडी भी वेनम से कहता है कि सिर्फ और सिर्फ हम ही एक परफेक्ट मैच है, हमारे अलावा और कोई भी परफेक्ट मैच नहीं हो सकता। जिसे सुनकर वेनम को और भी ज्यादा जोश आ जाता है और वो उन पत्थरों से बाहर आ जाता है। वेनम एक रोड को उठाकर कैथेलेट की टॉप की तरफ बढ़ने लग जाता है। वहीं कार्नेज एन को खाने वाला होता है कि तभी वेनम उस रोड को कार्नेज के सिर में घुसा देता है, जिससे एन सीधी जमीन पर गिरने लग जाती है। मगर सही वक्त पर आकर वेनम उसे बचा लेता है, लेकिन तभी कार्नेज वेनम पर अटैक करके उसे इंसल्ट करने लग जाता है। मगर वेनम फिर भी एन को सुरक्षित नीचे उतार देता है। फिर वेनम वापस से ऊपर आता है, लेकिन अब वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और कार्नेज बार बार उसके ऊपर वार कर रहा था। तभी वहाँ फ्रांसिस भी होश में आ जाती है और वो भी अब कार्नेज को खत्म करना चाहती थी, इसीलिए वो जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी कार्नेज उससे नीचे धक्का दे देता है, लेकिन फिर भी फ्रांसिस नीचे गिरती गिरती जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से कैथेड्रल की सारी दीवारें और कांच टूटने लग जाते हैं और इतनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की वजह से दोनों एम्ब्रियोज भी होश से अलग हो जाते हैं। सब नीचे गिर रहे होते हैं। तभी कैथेड्रल का बहुत बड़ा घंटा आकर फ्रांसिस के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है। वहीं डेन और
एन मिलकर वेनम को एडी के पास पहुंचाते हैं, जिससे वेनम वापस से अपने शेप में आ जाता है। वहीं क्लेड्स भी जमीन पर गिर जाता है और कार्नेज भी उससे अलग हो जाता है। कार्नेज वापस से क्लेड से मिलने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी वेनम उसे पकड़ लेता है और उसे कच्चा ही खा जाता है और फिर वो क्लेड्स को पकड़कर उसे भी मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। ये देखकर एडी, डैन और एन वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ पर एडी डैन को कहता है कि तुम एन को अपने साथ ले जाओ। वहीं हमें दिखाया जाता है कि उस हादसे के अंदर पैट्रिक भी जिंदा बच गया होता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।